So it is also a very tactical call which the fund manager takes कि स्मॉल कैप में ये सेक्टर प्ले नहीं हो सकता है, पर ये सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, then why not ride it through investing in mid cap or even for that matter large cap. सेकेंड, कभी कभी होता है कि लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी फॉर दैट सेक्टर वीक होती है, कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे स्मॉल कैप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और जो लार्ज कैप में मिसिंग है. क्लासिक सेक्टर्स है, टेक्सटाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत लास्ट 3-4 साल से इतना ग्रोथ आया है, वो सब लार्ज कैप्स में नहीं है राइट नाउ. राइट, मिड कैप्स में 1-2 कंपनी गई है, पर लार्ज कैप में तो मिसिंग है टोटली. सो वो सब सेक्टर्स तो ऑब्वियसली हम स्मॉल कैप्स के थ्रू ही प्ले करेंगे. सो द क्लासिक वे टू प्ले दिस इज थ्रू एसआईपी. अगर आप एसआईपी इन्वेस्ट करोगे एंड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहोगे तो आप दोनों कैप्चर करते हो. जब मार्केट गिरता है तो आपका इन्वेस्टमेंट लोअर एंड ऑफ द कर्व पे भी इन्वेस्टमेंट होते रहता है, और एक डिसिप्लिन बना रहता है कि सम पार्ट ऑफ योर सेविंग्स विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट which in a way over long term period of time keeps generating superior returns and more so in small caps. So बहुत सारे फंड मैनेजर्स का एक पर्सपेक्टिव हो गया था कि मैं ग्रोथ नहीं लूंगा, मैं सिर्फ वैल्यू लूंगा. या बहुत फंड मैनेजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैं सिर्फ वैल्यू लूंगा, मैं ग्रोथ नहीं लूंगा, मैं हाई पी वाले स्टॉक्स नहीं लूंगा. अगर वहां पे रिजिडिटी आ जाती है तो आप वो साइकिल मिस कर लेते हैं. और मैंने देखा है लास्ट 10 साल में दूसरे फंड मैनेजर्स का भी पर्सपेक्टिव देख के कि अगर वो रिजिडिटी आती है आपकी तो आप वो पूरा साइकिल मिस कर लेते हैं. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. और आज हमारे इस एपिसोड में वी आर वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. आज हमारे साथ है मिस्टर तेजस शेठ, who's joined Axis AMC in May 2024 as equity fund manager. In his new role, he is responsible for managing the Axis Small Cap Fund. Prior to joining Axis AMC, he was part of Nippon Life India AMC for over 9 years in varied roles of equity research and fund management for their mid-cap and small-cap funds. In the early parts of his career, he has been associated with Dershaw and Company Private Limited and was an institutional equity analyst for Emkay Global Financial Services. Mr. Tejas holds a PGDM in finance from Tapni Institute, Manipal. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन टुडे. आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव वेरी न्यू स्पीकर, वेरी इंटरेस्टिंग स्पीकर. ही इज कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आज हमारे साथ है मिस्टर तेजस शेठ, हु इज द इक्विटी फंड मैनेजर फॉर एक्सिस म्यूचुअल फंड. And Tejas, thank you so much for joining us today and giving us your time. We are very excited to have you here. Yeah, hi Namrata, and very happy new year to your viewers. Thank you. Wish you the same. Thank you so much. Guys, तो आज का जो हमारा थीम है, जैसे आप सबको पता है कि हम थीम बेस्ड पॉडकास्ट कर रहे हैं. तो आज का जो हमारा थीम है वो स्मॉल कैप फंड्स है. सो विच मीन्स हम स्मॉल कैप फंड्स के अराउंड बहुत सारे सवाल पूछेंगे. आई नो स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी इज वेरी एक्साइटिंग एंड हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगती है एज अ कैटेगरी. हमने सोचा आज एक पूरा एपिसोड सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर करते हैं. सो तेजस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. एंड आई थिंक जो मेरा पहला सवाल है आपके लिए, I would like to ask you a little bit about what's happening around, right? हमने देखा था कि 2023 में बहुत सारा foreign investments आया था इंडिया में, we did pretty well in that front. लेकिन we saw कि after that foreign investors ने जो है अपने 2024 काफी scale down किया in Indian equities. So what do you think, ऐसा क्यों हुआ है? Do you think क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इज इट बिकॉज अदर इकोनॉमीज आर मोर लुक्रेटिव? क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स स्केल डाउन? एंड डू यू थिंक कि 2025 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे? डू यू थिंक यूनियन बजट 2025 का इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर? सो गिव अस योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस. So yeah, as you rightly said कि foreign investors 2023 में काफी इंडिया में इन्वेस्ट किया था. अगर आप 2024 का भी डेटा देखेंगे ना, तो सितंबर तक देवर नेट इनफ्लोस. इट इज आफ्टर अक्टूबर टू दिसंबर जहाँ पे नेट आउटफ्लोस थे. एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आता है, टिपिकली दे वांट हायर, इट्स अ पर्सपेक्टिव के हाई रिस्क हाई रिटर्न वो लोग देखते हैं यहाँ पे. एंड अनसर्टेनिटीज जब बढ़ती है at the global level, so then they remove the flows from the emerging economies. But अगर आप इंडिया का फ्लोज देखेंगे, जो भी आउटफ्लोज हुआ है 2024 में is the least outflow when you compare with all the other emerging economies.
सो अक्टूबर के बाद जब इलेक्शंस हुए यूएस मार्केट्स में एंड जब ट्रम्प जीता, तो ऑब्वियसली पॉलिसी अनसर्टेनिटीज बढ़ गई, राइट? आई मीन इतने स्टेटमेंट्स वो लोग के साइड से आए हैं कि वो लोग के इमर्जिंग इकोनॉमीज में अनसर्टेनिटीज बढ़ गई, प्लस चाइना की पॉलिसीज भी बहुत प्रो ग्रोथ पॉलिसीज आई एंड चाइना से मैसिव इन्वेस्टमेंट्स निकला है लास्ट 3-4 साल में। तो वो थोड़ा फ्लोज इंडिया से निकला जो चाइना में गया है, और बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमी से भी फ्लोज निकला है, बट इंडिया वाज द लीस्ट इम्पैक्टेड। मुझे लग रहा है कि जैसे सर्टेनिटीज इंप्रूव होगी 2025 में, ट्रम्प विल टेक द प्रेसिडेंटशिप ऑन 20th जनवरी, उसके बाद उनकी जो पॉलिसीज रोल आउट होगी और वो अनसर्टेनिटीज चली जाएगी टूवर्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज, टूवर्ड्स ग्लोबल ट्रेड, आई थिंक काफी सारा फ्लोज वापिस इमर्जिंग इकोनॉमीज में आएगा। और जब भी ये फ्लोज आएगा, आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस अदर इकोनॉमीज वर्सेस अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्टेनिटीज। प्लस 2024 का जो इंडिया का इलेक्शंस था, नाउ दैट इज आल्सो बिहाइंड, राइट? तो लोकल पॉलिटिक्स भी अभी पीछे है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स चलने वाला है नेक्स्ट 5 साल के लिए। सो आई थिंक इंडिया विल बी इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट वंस द ग्लोबल uncertainties go away. Coming to union budget, I think I'm not a big fan of union budget outcome के वजह से मार्केट चलता है, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स बजट के बाहर आते हैं, और एंड स्पेशली ये गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे रिफॉर्म्स बजट के बाहर डाले हैं। बजट इज मोर लाइक टेलिंग यू दैट व्हाट हैज हैपेंड ओवर लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, और नेक्स्ट 1 साल में क्या होने वाला है। तो ओनली क्रिटिकल वेरिएबल ये बजट में आने वाला है इज द गवर्नमेंट टारगेट ऑन द फिस्कल डेफिसिट। अगर हम देखें इंडिया का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, जो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में, बिकॉज ऑफ पोस्ट इलेक्शंस द स्पेंडिंग कम हुई है, एक्सपोर्ट्स डाउन है अपने, कंजम्पशन भी डाउन है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी डाउन है। द फोर्थ फैक्टर जो जीडीपी का कंपोनेंट है वो है पब्लिक स्पेंडिंग, विच इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो भी बहुत स्लो हो गया था। मुझे लग रहा है कि एवरीवन इज गोइंग टू लुक एट कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट कैसे सेट करती है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ही आई थिंक जीडीपी में रिवाइवल आएगा, जीडीपी ग्रोथ रिवाइवल आएगा फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो आई थिंक दैट वन फैक्टर विल बी द मोस्ट वॉच्ड फैक्टर इन दिस बजट। Otherwise, I think budget is not a very critical deciding factor on the economic growth or even on the investment philosophy for the next financial year. So which means हम ये बोल सकते हैं कि as an investor हम हमें इतना जो है स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। 2025 seems to be a more positive year in terms of markets. हाँ, मैं तो हमेशा एज अ स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते रहता हूँ कि नियर टर्म अनसर्टेनिटीज आएगी, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, और अगर इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, तो ऑल दिस फॉल बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स। इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर इन्वेस्टर्स जिसका लास्ट लेट्स से 2-3 साल से मिस हो गया है। इनफैक्ट दिस फॉल कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी टू राइड द स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ओवर नेक्स्ट let's say decade. Since you already started talking about small cap investors, I think let's go to the theme that that we have for this episode. तो आज के हमारे इस एपिसोड का थीम है small cap funds, and I think उससे शुरू करते हैं। तो मेरा जो आपका पहला सवाल है around small cap funds. हम देखते हैं कि जो small cap funds होते हैं और any mutual fund, हम जब एक फंड सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, हम ये बोलते हैं कि मैं इस फंड में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है एंड आई वांट इट टू बी ट्रू टू द लेबल। तो अगर मैं एक मिड कैप फंड में डाल रही हूँ, उसमें ज्यादा मिड कैप एलोकेशन होना चाहिए। एक लार्ज कैप फंड में डाल रही हूँ, इट मीन्स कि मेरा रिस्क एपेटाइट कम है, तो आई वुड वांट मोर लार्ज कैप स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो। जब हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं, हमने देखा कि बहुत कम स्मॉल कैप फंड्स हैं जो ट्रू टू द लेबल हैं, राइट? हम देखते हैं कि यू वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एलोकेशन टुवर्ड्स मिड कैप और मे बी लार्ज कैप स्टॉक्स एज वेल, राइट? तो ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट दैट स्मॉल कैप फंड्स में हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो होल्डिंग टुवर्ड्स स्मॉल कैप स्टॉक्स उतना ज्यादा नहीं होता है टू मेक इट अ ट्रू टू द लेबल स्मॉल कैप फंड? सो हेल्प अंडरस्टैंड ऐसा क्यों है? सी बहुत बार ऐसा होता है, फंड मैनेजर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है एक पर्टिकुलर सेक्टर प्ले करने की टुवर्ड्स मेकिंग मनी फॉर देयर इन्वेस्टर्स। अब वो सेक्टर का अपॉर्चुनिटी कभी कभी स्मॉल कैप में मिसिंग होता है। आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, लास्ट 2-3 साल से मिड कैप आईटी इज आउट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप आईटी।
तो अगर पर मुझे आईटी में पैसा बनाना है मेरे इन्वेस्टर्स के लिए, तो आई वुड invest in mid cap IT over the small cap IT. So it is also a very tactical call which the fund manager takes कि small cap में ये सेक्टर प्ले नहीं हो सकता है, पर ये सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, then why not ride it through investing in mid cap or even for that matter large cap. सेकेंड, कभी कभी होता है कि लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी फॉर दैट सेक्टर वीक होती है. अगेन सेक्टर की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, पर अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी इन इन्वेस्टेबल यूनिवर्स बहुत कम होती है. उसकी वजह से बहुत सारे फंड मैनेजर्स मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करके वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए. सो दैट इज द सेकेंड प्राइमरी रीजन. थर्ड होता है कभी कभी वैल्यूएशंस ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर रन अहेड ऑफ मिड कैप्स एंड लार्ज कैप. एंड ऑलवेज ऐसा लगता है कि मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स आर मच बेटर गवर्न, मच बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इसलिए why not ride that investment philosophy through mid caps and large cap. So these are 2-3 factors which kind of make these fund managers to decide कि small cap तो है ही investments के लिए, पर ultimate aim होता है अपने investors के लिए पैसा बनाने का. और वो investment से अगर mid cap और large cap से tactically बन सकता है by not diluting the small cap mandate जो SEBI ने set किया है, then why not? Okay. So do you think अगर एक true to the label small cap fund है, उसका कुछ benefit होगा versus a fund which has more allocation towards large and mid cap? So या benefit होगा अगर rising small cap trend है, तो जिसका सबसे ज्यादा small cap की towards allocation होगा, they will benefit more. But अगर market जब गिरता है, तब small caps always fall more than the mid caps and large caps, right? So I think it is classic risk reward ratio measure करना होता है एक fund manager के लिए. अगर लग रहा है कि valuations are at the peak and small caps cannot outperform एक level के बाद, it is better to move towards mid cap and large cap some part of the portfolio. But there will be always some opportunity in small cap over the longer period of time, and hence वो mandate के लिए will always remain at least 65% invested in small cap fund. So, Tejas, I just want to understand one thing. जब आपने बोला कि ऐसे कुछ sectoral opportunities होती हैं जो शायद large और mid cap में हो और small cap में ना हो, और इसीलिए शायद थोड़ा allocation mid या large cap में रहता है. बल्कि जब हम अपने in general when we look at large cap या mid cap funds, वो भी अगर true to the label नहीं है, वो बोलते हैं कि ऐसी sectoral opportunities small caps में हैं जो large और mid में नहीं है. Because अगर हम देखें तो large cap stocks जो है बहुत कम सेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंटेड हैं, बल्कि स्मॉल कैप बहुत बिगर यूनिवर्स, राइट, जिसमें और ज्यादा सेक्टर्स रिप्रेजेंटेड हैं. सो डू यू थिंक इट्स एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी जो हम मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है अगर हम ट्रू टू द लेबल स्मॉल कैप फंड हो तो? नहीं, तो आपका ये क्वेश्चन नम्रता बहुत परफेक्ट है कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे स्मॉल कैप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और जो लार्ज कैप में मिसिंग है. क्लासिक सेक्टर्स है, टेक्सटाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत लास्ट 3-4 साल से इतना ग्रोथ आया है, वो सब लार्ज कैप्स में नहीं है राइट नाउ, राइट. मिड कैप्स में 1-2 कंपनी गई है, पर लार्ज कैप में तो मिसिंग है टोटली. सो वो सब सेक्टर्स तो ऑब्वियसली हम स्मॉल कैप्स के थ्रू ही प्ले करेंगे. बट लेट्स से अभी आपको आईटी प्ले करना है या बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्ले करनी है, कभी कभी एनबीएफसी प्ले करना है, ये सेक्टर्स में कभी कभी लार्ज कैप्स गिव यू लार्जर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो लोग के पास टू रीच आउट टू द लार्जर ऑडियंस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग या फिर आईटी सर्विसेज जो जहां पे ग्रोथ कभी कभी बहुत हाई होती है स्मॉल कैप्स के सामने, वो सेक्टर्स में कभी मिड कैप और लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं स्मॉल कैप्स को, क्योंकि वहां पे रिस्क भी कम होता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है. सो इट इज वेरी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक. एज यू राइटली सेड, बहुत सारे स्मॉल कैप्स हैं जो स्मॉल कैप सेक्टर के थ्रू ही प्ले कर सकते हैं और वो सब मिड और लार्ज में मिसिंग है. बट या diversification is the crux where a lot of money can be made, and usually we play through that in small caps. You can say कि जो sectors large mid में represented हैं, बड़ी companies हैं, वो sectors को वहां से ले लेते हैं. जो represented नहीं है और जो small caps में available है, वो small caps से ले लेते हैं. Exactly. Always the endeavor है कि small cap से ही पैसा बने. पर अगर बड़ा endeavor वो है कि पैसा बनाना investor के लिए, तो tactically why not go through mid cap and large cap? So, हमने ये भी देखा है कि जब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं स्मॉल कैप स्पेस में भी, तब भी बहुत सारे जो फंड हाउस होते हैं वो लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देते हैं, राइट. सो दे जस्ट से कि
लिमिट रीच हो गई है एंड दे जस्ट कंटिन्यू टेक एसआईपी इन्वेस्टमेंट. तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट दैट ओनली लंप एक्चुअली लास्ट 3 साल में स्मॉल कैप एज अ प्रोडक्ट काफी हिट हुआ है. आई मीन इट इज बिकॉज द काइंड ऑफ रिटर्न स्मॉल कैप्स ने जनरेट किए हैं वो बहुत ही फिनोमिनल है. आई मीन लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी ज्यादा जनरेट रिटर्न हुआ है लास्ट 3 साल में इन स्मॉल कैप फंड्स. सो पैसा बहुत फ्लो आता है और जब फ्लो आता है सम ऑफ द फंड मैनेजर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिप्लॉय दैट टू कीप जनरेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न एट अ लोअर रिस्क पॉसिबल. तो वो फंड मैनेजर्स सोचते हैं कि अगर मैं वो टाइप ऑफ रिटर्न विदाउट डाइल्यूटिंग द रिस्क नहीं कर सकता हूं सो दे स्टॉप टेकिंग मनी. ऑल्सो लिक्विडिटी इज अ बिग रिस्क राइट. अभी द लार्जेस्ट स्मॉल कैप एज पर द एम्फी रूल्स का मार्केट कैप है 31,000 करोड़. Yep. कितने सारे स्मॉल कैप फंड्स वो 31,000 जो लार्जेस्ट स्मॉल कैप है उसके ऊपर है. अगर मुझे 1% भी मेरा फंड का लेना है तो वो कंपनी का मुझे 1 से 2% लेना पड़ेगा. और वो लिक्विडिटी मिलती नहीं है इन स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग. ज्यादा नहीं मिलती है जब स्मॉल कैप चढ़ते हैं. तो क्या होता है कि अगर मुझे वो इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर मैं वैल्यूएशन चेज में लग जाता हूं और जब वैल्यूएशन चेज में लग जाते हैं तो पैसा कम बनता है राइट. क्योंकि हम ऊपर के भाव में लेते हैं, हम ऊपर के वैल्यूएशंस पे लेते हैं, हम ऊपर के मल्टीपल्स पे रहते हैं. तो जब वो चेज हो जाता है आपका रिटर्न प्रोफाइल इन्वेस्टर्स का थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है. दैट्स व्हाई एक कॉल लेते हैं फंड मैनेजर्स कि नहीं अभी ये लेवल से मैं वो रिटर्न प्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाऊंगा और मेरा रिस्क बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट की तरफ एंड हेंस दे स्टॉप टेकिंग मनी. मैं आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज हमने देखा कि स्मॉल कैप में ये ट्रेंड होता है. जनरली आप किसी और कैटेगरी ऑफ फंड्स में देखें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं रोका जाता है. एंड यू राइट कि लिक्विडिटी इज अ बिग इशू जिसकी वजह से आई थिंक स्मॉल कैप्स में लमसम इन्वेस्टमेंट रोका जाता है. और एक चीज और जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि स्मॉल कैप में डेफिनेशन एज पर सेबी इज कि बिलो 251 राइट. 251 Yes. स्टॉक्स. लेकिन फिर भी मोस्ट स्मॉल कैप फंड्स वो 500 तक ही लेते हैं. लाइक दे विल टेक द स्टॉक्स व्हिच आर रैंक्ड फ्रॉम 251 टू 500. So I know liquidity is an issue we've spoken about. Yeah. जैसे जैसे रैंक कम होता है, मार्केट कैप कम होता है, वो लिक्विडिटी और ज्यादा इशू हो जाता है. So what's the reason for it? I mean, आपके पास इतना बड़ा यूनिवर्स है जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं, फिर भी सिर्फ 500 रैंक तक के स्टॉक्स में ही क्यों इन्वेस्ट किया जाता है? या सो एक तो सेबी का डेफिनेशन है कि 250 के नीचे सब स्मॉल कैप है. और एक डेफिनेशन है एम्फी का कि 250 से 500 मार्केट कैप वाली कंपनी जो डिफाइंड होती है स्मॉल कैप और जहां पे मैंडेट होता है स्मॉल कैप फंड का कि 65% ऑफ दोस ऑफ योर AUM हैज टू बी इन दोस नेम्स in the small cap defined companies. Why funds invest in mainly in this 250 to 500? एक तो आपने बोला obviously liquidity है तो मुझे इन्वेस्ट करना है. सेकेंड एक नॉर्म है राइट कि लार्जर द कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी होती है वो बेटर गवर्नड होता है. वहां पे मैनेजमेंट प्रोफाइल बेटर होता है. वहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू डू बिजनेस या टू जनरेट द अपॉर्चुनिटी और कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी बेटर होती है. So these are the classic thought process कि अगर वो कंपनीज बड़ी कंपनीज मुझे ज्यादा एक्सेस देता है towards growth, then why not remain in those companies, remain invested in those companies, and then at the cost of not diluting the liquidity risk also, right? तो वो पर्सपेक्टिव से ही most of the fund managers 250 से 500 में इन्वेस्ट करते हैं. So as per AMFI, the definition of micro caps would be 500 से नीचे. Would that be right? So I don't think AMFI ने एक definition डाला है. AMFI ने डाला है कि top 100 are large caps, 101 से 250 is a mid cap, and 250 से 500 जो is usually the small caps. So now let me ask you about your small cap fund, right? अगर हम Axis small cap fund की बात करें, it's a pretty popular fund. तो help us understand कि Axis small cap fund में आपका stock selection strategy क्या रहता है? How do you go ahead and select stocks for your fund? Also हमने देखा है कि Axis small cap fund में भी mid caps की तरफ काफी allocation है, तो उसका भी reason बताइए. And also tell us कि आपका sectoral split क्या है? Like आपका कौन सा sector है जो काफी ज्यादा focus में है आपके small cap fund? So आपका first question है कि मैं कैसे stock selection करता हूँ. So एक स्कूल ऑफ थॉट है कि स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स ऑलवेज बॉटम अप अप्रोच. तो मैं वो तो बॉटम अप अप्रोच तो फॉलो करता हूं पर मैं काफी सारा एम्फोसिस टॉप डाउन में भी देता हूं.
सो स्मॉल कैप ऐसा है इन्वेस्टमेंट कि जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, राइट? क्योंकि आप इन आउट लार्ज कैप की तरह कर नहीं सकते। अब अगर आप गलत चले गए तो आप वापस बेच नहीं सकते, क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है फंड के एनएवी पे। तो मेरा प्राइमरी फोकस होता है कि सेक्टोरल ट्रेंड्स कहां पे हैं, लॉन्ग टर्म सेक्टोरल ट्रेंड्स। मेरे मैक्सिमम बैंडविड्थ मैं वहां पे डालता हूं, क्योंकि एक बार अगर सेक्टोरल ट्रेंड पता चल गया विच इज अ लॉन्ग टर्म इन नेचर, मैं वहां पे आइडेंटिफाई करता हूं कि कौन सी स्मॉल कैप कंपनीज वो ट्रेंड को अच्छी तरह कैप्चर कर पाएगी एंड मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करेगी। ऑल्सो कैचिंग सेक्टोरल ट्रेंड्स अर्लियर इन द साइकिल, मुझे वो स्टॉक काफी वैल्यूएशन में रिलेटिवली सस्ता मिलता है। एंड इंडिया तो आपको जानते ही हो कि जैसे वो सेक्टर का ग्रोथ होता है री रेटिंग बहुत मैसिवली होती है, और वो री रेटिंग में ही बड़ा पैसा बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। सो मेरा मैक्सिमम बैंडविड्थ जाता है अंडरस्टैंडिंग द सेक्टोरल ट्रेंड्स। एक बार वो ट्रेंड अगर मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं, उसके बाद मेरा सेकंड लेवल होता है कि कौन सी वो मैनेजमेंट है जो वो ट्रेंड को अच्छी तरह कैप्चर कर पाएगी, जिसके पास प्रोफेशनल बैंडविड्थ है, जिसके पास बैलेंस शीट बैंडविड्थ है, एंड विच आर हाईली गवर्नड। तो ये 3 पैरामीटर देखता हूं, और अगर वो 3 पैरामीटर बैठता है तो मैं वो कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूं। अगर वो 3 पैरामीटर नहीं बैठता है तो फिर मैं मिड कैप की तरह जाता हूं। तो आपका वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि व्हाई देयर इज मोर मिड कैप्स, सम मिड कैप्स आल्सो इन माय फंड। मुझे वो सेक्टोरल ट्रेंड खेलना है, और वो सेक्टोरल ट्रेंड से मुझे अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनना है। मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल है कि मैं स्मॉल कैप के थ्रू जाऊं। अगर स्मॉल कैप में मेरे वो पैरामीटर्स नहीं बैठते इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, फिर मैं मिड कैप में जाता हूं और फिर वो मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूं। ऑल्सो बहुत सारे स्टॉक्स मेरे मिड कैप्स है जो मैंने इन्वेस्ट किए थे जब वो स्मॉल कैप थे, पर रिटर्न इतना जनरेट कर चुके हैं कि अभी वो मिड कैप बन चुके हैं, पर अभी भी उसमें इतना सारा जूस बचा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कि मुझे वो निकालना नहीं है। मुझे उसमें इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी नेक्स्ट 5 साल के लिए वो स्मॉल कैप से ज्यादा पैसा बना के दे सकता है मेरे इन्वेस्टर्स के लिए। सो अल्टीमेट एम मेरा वही है कि पैसा मेरे इन्वेस्टर्स के लिए मैं ज्यादा बना सकूं। अभी वो स्मॉल कैप के थ्रू प्ले करता हूं या थोड़ा बहुत मिड कैप के लिए थ्रू प्ले करता हूं, इज वेयर द call I take. Okay. And how about the sectoral split? So sectoral split today, I'm much more overweight on manufacturing sector, on the EMS space, on the real estate space, on the local consumption पे भी मैंने अभी recently weightage बढ़ाया है, क्योंकि consumption sector has been suffering for last 2-3 years. I think मुझे लग रहा है कि वो bottom हो रहा है, and there are some very good low discretionary में opportunities मिल रही हैं जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 4-5 साल के लिए अच्छा पैसा बनाएगा। आई एम अंडरवेट ऑन फाइनेंशियल्स, या आई एम अंडरवेट ऑन फाइनेंशियल्स अभी भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ साइकिल थोड़ा वीक हो गया है, और वो वीक रहेगा थोड़े टाइम के लिए, अनलेस अंटिल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं होता है जोर से। या प्लस आई एम ऑल्सो टिल्टिंग टुवर्ड्स पब्लिक स्पेंडिंग। मैं ऐसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जीडीपी का ग्रोथ मुझे लग रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इंप्रूव होगा, और आई एम प्लेइंग दो सेक्टर्स, डिफेंस के स्टॉक्स है, वैसे इंफ्रा नेम्स है, जहां पे मुझे लग रहा है कि पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से वो लोग को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। ओके, और हमने ये भी देखा है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है वो करीब 55% है, इफ यू लुक एट इट इन द 3 ईयर टाइम पीरियड। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये डाउनसाइड कैप्चर रेशियो होता क्या है, एंड बस अंडरस्टैंड कि क्या ये जरूरी है, बिकॉज अगर हमें बेंचमार्क को बीट करना है, व्हिच इज द रोल ऑफ एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड एनीवेज, राइट? तो ये जो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो होता है ये कितना जरूरी होता है इन दैट प्रोसेस? सो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एक्चुअली आपको एक इंडिकेशन देता है कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स समझो 100 पॉइंट से गिरा तो मेरा फंड वो कितने परसेंट से गिरेगा। द लोअर द फॉल द बेटर, राइट? दैट मींस इट शोज कि मेरा बीटा ऑफ द फंड इज लोअर। सो अगर पीक ऑफ द मार्केट, जब आपका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कम होता है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर, बट ऑल्सो उसका रिवर्स भी हो सकता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है एंड इफ योर फंड हैज अ डाउनसाइड कैप्चर रेशियो और अपसाइड कैप्चर रेशियो विच इज लोअर, आपका फंड कम रिटर्न जनरेट करेगा। सो it is a very thin line between risk and reward. Okay. The point you have to understand in fund management is
कि आपको कितना रिवॉर्ड जनरेट करना है वर्सेस रिस्क आप लेते हो, और वो रिस्क काफी सिस्टमेटिक रिस्क कैप्चर होता है बीटा के थ्रू, और वो बीटा बताता है आपको कि डाउनसाइड कैप्चर रेशियो का आउटकम क्या है. सो जितना कम रेशियो एट द पीक ऑफ द मार्केट इट विल बी बेनिफिशियरी, बट इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड. अगर मार्केट रिकवर हो गया और मार्केट चल गया तो वो फंड भी कम अंडर परफॉर्म करेगा. इसलिए मैं बहुत ध्यान से रखता हूं कि वो इतना भी मैं नीचे ना जाऊं एट द पीक ऑफ द मार्केट कि मेरे इन्वेस्टर्स कम पैसा बनाए जब मार्केट रिवाइव हो. तो एक आइडियल डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कितना होना चाहिए? सी, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है नम्रता कि कितना होना चाहिए. अगर पीक ऑफ द मार्केट रहेगा और आपका डाउन साइड कैप्चर रेशियो सबसे कम रहेगा तो आप सबसे ज्यादा बेनिफिट करोगे. पर फिर आपको वो भी पता होना चाहिए कि मार्केट कहां बॉटम होता है, जो किसी को नहीं पता होता है, राइट? तो इसलिए इट इज देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट. द राइट एंड रॉन्ग इज ओनली कि आप कितना रिस्क लेते हो रिटर्न जनरेट करने के लिए. एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं कम रिस्क ले रहा हूं मेरे फंड में, बट एट द सेम टाइम आई नीड टू बी वेरी कॉग्निजेंट कि अगर मार्केट रिवाइव हुआ तो फिर मेरे इन्वेस्टर्स उतना पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे. सो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर एक इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इट मीन्स उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा ही है, राइट? क्योंकि अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप स्मॉल कैप फंड को नहीं देखोगे, तब यू लुक एट लार्ज कैप, मिड कैप्स, बिग कैप्स एंड सो ऑन, राइट? ट्रू. लेकिन अगर आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो, इट मीन्स आप चाहते हो कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले एंड यू आर ओके टू टेक दैट हायर रिस्क. लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे पैसिव फंड्स भी इन द स्मॉल कैप स्पेस. अब एक पैसिव फंड अल्फा जनरेट तो नहीं कर रहा है, यू आर नॉट बीटिंग द बेंचमार्क हियर, एग्जैक्टली, यू आर मीटिंग द बेंचमार्क इन दिस केस. तो एक एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड versus a passively managed small cap fund, which one do you think is better, risk reward point of view से? Plus at the same time I remember जब हम मैं इतने सालों से इन्वेस्ट कर रही हूँ, and I remember कि जब हम इंडेक्स फंड्स को देखते थे ना, हम सिर्फ लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते थे. आज देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं. बेस्ड ऑन योर इंटरेक्शन विद द इन्वेस्टर्स, आपको क्या लगता है कि क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कि एक्टिवली मैनेज होना चाहिए, पैसिवली मैनेज होना चाहिए? हाउ डू आई मैनेज दिस इन माय पोर्टफोलियो? आई थिंक ये डिबेट एक्टिव वर्सेस पैसिव बहुत बार रहा है और बहुत लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा है. इसका अगेन कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है. एक्टिव फंड भी अल्फा जनरेट करता है और बहुत बार वो अल्फा जनरेट नहीं भी कर पाता है बेंचमार्क की तरह. बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफी सारे एक्टिव फंड्स बेंचमार्क को बीट करते हैं. अगर आज मैं देखूं ऑन 1 year, 3 year या 5 year बेसिस, मीडियम लेवल पे, इफ आई टेक द स्मॉल कैप फंड्स के बास्केट को लेता हूं मैं, मीडियम लेवल पे बेंचमार्क के आजू बाजू रिटर्न जनरेट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द फंड्स. सो देयर आर सम फंड्स जो बेंचमार्क से ज्यादा जनरेट कर रहे हैं रिटर्न, एंड देयर आर सम फंड्स जो बेंचमार्क से ज्यादा कम रिटर्न जनरेट करते हैं. पर्सपेक्टिव ये है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप वो वोलेटिलिटी को देख सकते हैं कि नहीं. सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 साल या 10 साल के पर्सपेक्टिव से लेंगे, तो मेरा ये बिलीफ है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट विल ऑलवेज जनरेट थोड़ा बेटर रिटर्न्स देन द बेंचमार्क. बट नियर टर्म में ऑब्वियसली वो कभी कभी साइकिल्स, जब वो फंड मैनेजर प्ले करना चाहता है तो साइकिल्स के बीच में थोड़े एबरेशंस आते हैं, वॉलेटिलिटी आती है, उसकी वजह से बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट होता है. बट एक आप पर्सपेक्टिव लेके चलोगे फंड मैनेजर्स के ऊपर या स्मॉल कैप फंड के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड मैनेजमेंट थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है पैसिव से, और वो थोड़ा ज्यादा रिटर्न ऑन 5 year 10 year बेसिस अच्छा खासा बन जाता है. I completely agree with you कि ideally एक small cap fund में शायद investment horizon एक other actively managed fund से शायद तो ज्यादा ही होना चाहिए. Like अगर मैं बोल रही हूँ कि large cap में 5-6 साल रखिए और जो small cap में कम से कम 8-10 साल रखिए. अगर आप पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखेंगे तो an active small cap fund has given very good returns. Yes, yes. तो वो तो short term investment horizon ही हुआ, लेकिन इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छे खासे रिटर्न्स देख लिए हैं. Yes. एग्जिट कर देना चाहिए, अच्छे रिटर्न्स आ गए हैं, या डू यू थिंक कंटिन्यू करना चाहिए? सो ये क्वेश्चन अगेन मुझे बहुत बार आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी आता है, इन्वेस्टर्स से भी आता है कि लास्ट 3 साल का जो इतना सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट किया है उसका पर्सपेक्टिव लेके क्या करना चाहिए. मेरा ऑलवेज एक ही एडवाइस रहा है कि हमको किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ पीक होगा
अगर पीक होके जब मार्केट गिरना चालू भी हुआ, करेक्शन आया, वो कहाँ पे बॉटम होगा वो किसी को नहीं पता है, राइट? क्योंकि एवरी ईयर द फैक्टर्स कीप चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट. सो द क्लासिक वे टू प्ले दिस इज थ्रू एसआईपी. अगर आप एसआईपी इन्वेस्ट करोगे एंड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहोगे तो आप दोनों कैप्चर करते हो. जब मार्केट गिरता है तो आपका इन्वेस्टमेंट लोअर एंड ऑफ द कर्व पे भी इन्वेस्टमेंट होते रहता है और एक डिसिप्लिन बना रहता है कि सम पार्ट ऑफ योर सेविंग्स विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स इक्विटी investment, which in a way over long term period of time keeps generating superior returns, and more so in small caps, क्योंकि small caps में volatility usually mid cap और large cap से ज्यादा रहती है और वो volatility को हम ना peak में पकड़ सकते हैं ना trough में पकड़ सकते हैं. So the better way to play small caps is always through SIP route. So can we say कि अगर एक फंड ज्यादा रिस्की है तो उसमें अगर आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं तो आप वो वॉलेटिलिटी को बेटर मैनेज कर रहे हैं. एग्जैक्टली. आप वॉलेटिलिटी को बेटर मैनेज कर रहे हैं और आपके हर लेवल के इन्वेस्टमेंट पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है. सो हेंस ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो लॉ ऑफ एवरेजेस भी जब कैचअप होता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न प्रोफाइल, आपकी रिटर्न्स विल बी ऑलवेज बी सुपीरियर एट अ लोअर वॉलेटिलिटी. ओके, but tell me one more thing, Tejas, and I'm sure आप बहुत research देखते होंगे and you must be conducting a lot of researches yourself. अगर मैंने एक lump sum investment किया होता in a small cap fund, चाहे आपका हो चाहे कोई और small cap fund हो, say in 2021, okay, और एक SIP किया होता small cap fund, okay, let's say a lump sum in 2020 जब market गिरा था and SIP from the same point, आज के टाइम में रिटर्न किस में बेटर होता? डेफिनेटली लंप सम में होता, राइट? क्योंकि लास्ट 3 साल में एब्सोल्यूट रिटर्न जो स्मॉल कैप फंड्स ने दिया है वो बहुत ही ज्यादा रहा है. एंड इन अ राइजिंग ट्रेंड मार्केट द एसआईपी विल ऑलवेज जनरेट लोअर रिटर्न देन द लंप सम व्हेन यू इन्वेस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अप मार्केट. तो वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लंप सम एट द बॉटम ऑफ द कर्व विल जनरेट सुपीरियर रिटर्न्स इन एसआईपी. बट एट द पीक ऑफ द मार्केट, जब हमको पता नहीं कि पहले बात तो किसी को पता नहीं है कि पीक कहाँ हुआ है. बहुत सारे फंड मैनेजर सोच रहे थे कि 22 में पीक हो गया, 23 में पीक हो गया, आज 24 में भी इतना अच्छा रिटर्न जनरेट किया स्मॉल कैप ने. तो वो तो हम कैच नहीं कर पाएंगे. तो जब अगर कैच नहीं कर पा रहे हैं और अगर अपना बैंडविड्थ उसमें है ही नहीं, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी रूट. बट लेट्स से मार्केट पीक पे इन्वेस्ट किया होता लंप सम, तो ऑब्वियसली देयर इज नो पीक. there is no peak. We don't know where the peak is. और मुझे तो लग रहा है कि इंडिया का पीक अभी आना बहुत टाइम है, बहुत टाइम बाकी है. I think this is a decade of India. Yeah. There will be obviously some years where India absolute returns in the equities will be lower. Yeah. But that is a healthy correction जो हर एक मार्केट को चाहिए, right? Yeah. ताकि आपका productivity of capital gets improved. Sure. But अगर long term perspective देखेंगे तो India will keep generating superior returns. So which means we can say कि अगर हम 3 या 4 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन देख रहे हैं तो लंप सम में मार्केट टाइमिंग जरूरी है. एसआईपी में यू डोंट नीड टू टाइम द मार्केट. लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म में देख रही हूँ, लेट्स से कि मैंने पर्सनली लाइक माय स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर 20 years. Yes. Do you think lump sum और SIP makes a difference? No, then it doesn't make a difference. But वही आप अगर आप 20 ईयर का होराइजन देख रहे हो तो आपको एक डिसिप्लिन चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए, राइट? इन टर्म्स ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ योर सेविंग्स ऑलवेज गो इनटू इक्विटी मार्केट्स. तो एसआईपी फिट्स बेस्ट है. तो आपको क्या, आपका बैंडविड्थ आप पैसे कमाने में लगाइए जो आप इन्वेस्ट कर सके, रादर देन थिंकिंग कि कहाँ पे मार्केट बॉटम हो गया और मैं पूरा लमसम डालूं. ओके, फेयर एनफ. तो अब ये बताइए कि हाउ डू आई सेलेक्ट अ गुड स्मॉल कैप फंड? बिकॉज आई नो यू आर अ स्मॉल कैप फंड मैनेजर एंड आप ऑब्वियसली अपने पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे एक अच्छा स्मॉल कैप फंड अपने लिए सिलेक्ट करना है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल और द ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स आई शुड लुक एट? कि ऑब्जेक्टिवली मैं ये 4-5 चीजें देख सकती हूँ और आई नो कि ये मेरा फंड होना चाहिए. सो ऑलवेज नॉट ओनली स्मॉल कैप फंड, कोई भी अगर आप फंड देखते हो तो उसका पहले लॉन्ग हिस्ट्री का परफॉर्मेंस देखिए. अगर आप कोई फंड देखोगे, हर फंड का भी एक साइकिल होता है, क्योंकि एक फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस होता है टू रन दैट फंड, और वो फंड मैनेजर के थॉट्स का भी एक साइकिल होता है इन टर्म्स ऑफ कोई ग्रोथ फोकस होता है, कोई वैल्यू फोकस होता है. तो ग्रोथ और वैल्यू तो कभी यूजुअली साथ में चलते नहीं है, राइट?
कोई क्वालिटी फोकस होता है, कोई कम रिस्क लेना चाहता है, कोई हाई बीटा प्ले करना चाहता है, राइट? तो देयर इज नो अगेन राइट आंसर टू दैट. द राइट वे ऑफ लुकिंग इट कि कोई भी फंड आप आइडेंटिफाई करते हो उसका एक लॉन्ग हिस्ट्री देखिए और वो फंड का डीएनए क्या है. जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक्सिस का डीएनए है ग्रोथ विद क्वालिटी. अगर वो डीएनए आपके इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बैठता है तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फंड हाउस. ओके, सो पहले वो पर्सपेक्टिव हो गया. सेकंड पर्सपेक्टिव है कि अगर आप एसआईपी के थ्रू जा रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज जनरेट सुपीरियर रिटर्न्स. तो एक वो आपका वॉलेटिलिटी आइडेंटिफाई हो जाता है इन सिलेक्टिंग अ फंड. थर्ड एक पर्सपेक्टिव होता है कि ये फंड का एयूएम क्या है. बहुत सारे लोग वो भी सोचते हैं कि लोअर एयूएम वाले फंड्स ज्यादा पैसा बना के देते हैं, बड़े एयूएम वाले कम पैसा बना के देते हैं, पर ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लार्ज फंड हाउसेस को का रिसर्च टीम इतना अच्छा स्ट्रांग होता है इन आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म स्टोरीज कि वो लोग सुपीरियर रिटर्न्स बना सकते हैं. प्लस बहुत बार छोटे छोटे फंड्स ज्यादा रिस्क भी लेते हैं. तो हम लोग ने देखा है एट टाइम्स कि जो फंड 2-3 साल अच्छा पैसा बनाते हैं उसके बाद नेक्स्ट 2-3 साल वो बनाता नहीं है, क्योंकि वो फंड भी एक साइकिल के थ्रू जाता है. सो एक आपका हो गया एयूएम का क्वेश्चन मैंने आंसर किया. लास्टली आपको देखना है कि फंड का रिस्क प्रोफाइल क्या है. जैसे मैंने आपको बोला था कि कैप्चर जो डाउनफॉल कैप्चर रेशियो जो हम लोग बोलते हैं वो बहुत हाई है कि बहुत लो है. अगर बहुत हाई है तो अगर मार्केट गिरा दैट मीन्स वो ज्यादा रिस्क ले रहा है फंड में, पर बहुत कम है वो भी अच्छा नहीं है. आई थिंक आपने पूछा था कौन सा एक अच्छा रेंज है. मेरे ख्याल से 50 to 70% एक अच्छा रेंज है फॉर दैट फंड टू प्ले. So going with what you're saying कि एक तो AUM अच्छा होना चाहिए, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखना चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस देखना चाहिए, एंड दैट अप्लाइज टू एनी फंड, राइट? नॉट जस्ट स्मॉल कैप. सो टेल मी तेजस, फिर इतने सारे लोग एनएफओज में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? एनएफओज में आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस का, आपको AUM कम होगा, ऑब्वियसली इट्स एन एनएफओ, और आप डाउनसाइड कैप्चर रेशियो भी आपका इट वोंट बी दैट ग्रेट क्योंकि आपने अभी देखा ही नहीं है मार्केट साइकिल. सो देन डू यू थिंक एनएफओज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? डू यू थिंक एग्जिस्टिंग फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? सो मेरा तो पर्सपेक्टिव वही रहेगा कि आपको अगर थोड़ी बैक हिस्ट्री पता है वो फंड की और वो फंड मैनेजर की, दैट मीन्स यू नो कि वो कैसे ऑपरेट हो रहा है और वो कितना रिस्क ले रहा है इन टर्म्स ऑफ द हिस्ट्री. और अगर वो इंफॉर्मेशन आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है देन व्हाई नॉट. सो बहुत सारे एनएफओस भी जो लॉन्च होते हैं वो वेटरन फंड मैनेजर्स भी लॉन्च करते हैं, राइट? तो वो फंड मैनेजर का हिस्ट्री भी आपको पता रहेगा इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग अदर फंड्स को. दूसरे फंड हाउस में वो लोग ने मैनेज किया रहेगा या वो दूसरे फंड इन सेम फंड हाउस वो लोग मैनेज करते होंगे. तो वो हिस्ट्री को आप समझिए. आई मीन क्योंकि अगर वो हिस्ट्री आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ये फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क लेता है, कम रिस्क लेता है, बहुत सेफ प्ले करता है, is he able to capture all the sectorial cycles. तो एक अगर वो हिस्ट्री मिल जाएगी आपको तो आपका डिसीजन मेकिंग ज्यादा इंप्रूव होगा. I personally believe, I mean that's my belief system and I've been investing for a really long time, कि जब मैं अपना कोर पोर्टफोलियो डिजाइन करती हूँ तो मैं कंसिस्टेंट फंड्स को देखती हूँ which have been around for a while. लेकिन जब मैं अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो को देखती हूँ तब मैं थोड़ा रिस्क ले लेती हूँ. तो मैं एनएफओस देख लेती हूँ कि चलो ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग थीम आ रही है क्या मार्केट में, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. Let's take some risk and see how it goes. I mean that's my personal investment philosophy कि कोर पोर्टफोलियो को मैं आपके फिलोसफी से एग्री करती हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो तो रिस्क के लिए ही है ना, तो थोड़ा देख लो, एनएफओस में भी इन्वेस्ट कर दो. सम इंटरेस्टिंग, so many good themes are coming out and you never know. Yeah, that is true कि बहुत सारे themes लास्ट इनफैक्ट 1-2 साल में बहुत सारे इनोवेशन थीम है, मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम है जो इंडिया में काफी आए हैं एंड दे हैव जनरेटेड सुपीरियर रिटर्न्स वर्सेस द लार्ज इंडाइसेस. बट एज यू राइटली सेड उसमें आप सिर्फ सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं. आपका the core portfolio will always go towards large, mid and small cap funds, right? So yeah, there has to be a certain part of your portfolio जो आप ये सब themes play कर सकते हैं और and get benefited out of them. But the larger investment decision आपका ये 3 themes में ही रहेगा
consistent performance. कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रिटर्न के लिए. Okay. Just one last question before we end the podcast, Tejas. हम हर अपने स्पीकर से पूछते हैं कि आपका खुद का learnings क्या रहा है, क्योंकि we truly believe that you learn from others' mistakes, right, and not Yes. make mistakes yourself. Yes. So I want you to tell me from an investor's perspective, आपके खुद के जो personal investments हैं उसके perspective से बोलिए कि आपने ऐसी क्या गलतियां की हैं managing your own personal portfolio जो आपको लगता है कि शायद नहीं करता तो my portfolio would have been better off, or do you think you've made no mistakes? नहीं मिस्टेक्स नहीं किए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है. यू ऑलवेज मेक मिस्टेक्स. जस्ट है कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ मिस्टेक बड़ा ना हो. फर्स्ट पॉइंट दैट, एंड हाउ मच यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक इज द सेकंड पार्ट. द लार्जर मिस्टेक्स आई थिंक पीपल मेक इन इन्वेस्टिंग इज कि एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं और वो हाइपोथेसिस को क्वेश्चन नहीं करते हैं. सो बहुत सारे फंड मैनेजर्स का एक पर्सपेक्टिव हो गया था कि मैं ग्रोथ नहीं लूंगा, मैं सिर्फ वैल्यू लूंगा. या बहुत फंड मैनेजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैं सिर्फ वैल्यू लूंगा, मैं ग्रोथ नहीं लूंगा, मैं हाई पी वाले स्टॉक्स नहीं लूंगा. अगर वहां पे रिजिडिटी आ जाती है तो आप वो साइकिल मिस कर लेते हैं. और मैंने देखा है लास्ट 10 साल में दूसरे फंड मैनेजर्स का भी पर्सपेक्टिव देख के कि अगर वो रिजिडिटी आती है आपकी तो आप वो पूरा साइकिल मिस कर लेते हैं. और फिर आपका रिटर्न का एवरेज बहुत खराब हो जाता है. तो एक होता है कि वो रिजिडिटी मत रखिए. इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और वहां पे अपॉर्चुनिटीज कीप चेंजिंग एवरी 3 years और एवरी 5 years. वो अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए आपको रिजिड नहीं बनना है. आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो साइकिल भी प्ले हो सकती है. क्लासिक है कि पीएसयू साइकिल देखिए आप. 2020 पोस्ट कोविड PSUs have generated superior returns over last 4 years, right? बहुत सारे फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं पीएसयू में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा और वो लोग ने वो साइकिल मिस कर लिया है, राइट, थिंकिंग दैट वो लो क्वालिटी है. बट दिस गवर्नमेंट काइंड ऑफ प्रोवाइडेड दैट अपॉर्चुनिटी. मिस डिफेंस सेक्टर अगर आपको प्ले करना है, पीएसयूज आर द बेस्ट सेक्टर टू प्ले दोस डिफेंस, राइट, कंपनीज. तो अगर और इन डिफेंस कंपनीज हैव जनरेटेड मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इन लास्ट 3-4 years. तो मेरा एक पर्सपेक्टिव कि अब रिजिड नहीं रहना. हाँ, एक पर्सपेक्टिव से ऐसे लेके मत चलिए. कीप योर होराइजन वेरी वाइडन एंड अंडरस्टैंड कि एवरी सेक्टर एंड एवरी थीम हैज इट्स ओन साइकिल. इफ यू कैच दैट थीम एंड साइकिल अर्ली इन द गेम, you not only make money from earnings growth, but you also make money from the multiple PE re-rating. तो वहां पे वो मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट करता है. इट बिकम्स अ मल्टी बैगर. सो मैं एक लर्निंग मेरी वो है. दूसरी लर्निंग मेरी वो है कि हाई गवर्न कंपनी और हाई गवर्न मैनेजमेंट पे पैसा लगाना है. बिकॉज गवर्नेंस अगर लो रहा तो इवन इफ सुपीरियर इन्वेस्टमेंट साइकिल आ रही है पर वो कंपनी आपको लिए पैसा नहीं बना पाएगी. तो फोकस ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट जिसमें हंगर हो टू कैप्चर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विच इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड. और ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए वो कंपनी को सोचते रहना पड़ेगा कि आज मैंने ये अचीव कर लिया है, नेक्स्ट 5 साल में कौन सा नया एवेन्यू जनरेट करूं ग्रोथ के लिए. इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग, इट कुड बी कि मैं नई ज्योग्राफी एंटर कर रहा हूं, या इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं नए एजेंसीज एंटर कर रहा हूं मेरे बिजनेस के. अगर वो एस कर्व ऐड करते रहेगा ग्रोथ की तरह, दोस कंपनीज बिकम द क्लासिक वेल्थ क्रिएटर्स ओवर लॉन्गर पीरियड इन टाइम. और वो अपॉर्चुनिटी एक प्रमोटर या मैनेजमेंट, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट ही जनरेट कर सकता है जिसमें हंगर हो ग्रो करने के लिए. Okay, wonderful. I think that's a very good note to end the podcast. Thank you so much, Tejas, for your time. I think it was wonderful. I'm sure हमारे viewers को small caps के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. So thank you for your time, and we hope to get you back again. So thank you so much. Thanks a lot, Namrata and Grow, for having me on this. Thank you so much. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Tejas. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. So as you would have realized, आज का जो हमारा थीम था that was small cap funds. तो आज हम उसके बारे में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर तेजस से पूछा कि हमने देखा है कि बहुत कम स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो ट्रू टू द लेबल स्मॉल कैप फंड्स हैं, विच मीन्स हमने देखा है कि स्मॉल कैप फंड्स में मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज का भी एलोकेशन काफी होता है. एंड व्हाई इज इट सो?
So Mr. Tejas says कि कभी कभार जो मिड कैप कंपनीज होती हैं या लार्ज कैप कंपनीज वो बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज. फॉर एग्जाम्पल मिड कैप IT कंपनीज में बी बेटर देन सम ऑफ द स्मॉल कैप IT कंपनीज. तो अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है स्मॉल कैप फंड मैनेजर को, दे वुड यूज इट इन द स्मॉल कैप फंड्स एज लॉन्ग एज जो स्मॉल कैप फंड है वो सेबी का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, विच इज 65% ऑफ द टोटल एसेट्स इन स्मॉल कैप कंपनीज. फिर हमने मिस्टर तेजस से पूछा कि जो स्मॉल कैप स्पेस है उसमें से बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंटेड हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं. तो एज अ स्मॉल कैप फंड सेक्टर एलोकेशन कैसे डिसाइड किया जाता है? सो मिस्टर तेजस सेज कि ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी सेक्टर्स जो सिर्फ स्मॉल कैप स्पेस में रिप्रेजेंटेड हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स. ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो लार्जली लार्ज कैप स्पेस में रिप्रेजेंटेड हैं, जैसे कि IT सर्विसेज. तो जो स्मॉल कैप फंड मैनेजर होते हैं वो एक अच्छे मिक्स को ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड वेल from large cap, mid cap and small cap space depending on the fund philosophy. फिर हमने मिस्टर तेजस से पूछा कि काफी स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स जो हैं ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जिनका रैंक है बिटवीन 250 to 500 बेस्ड ऑन मार्केट कैप ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ऐसा क्यों है? तो मिस्टर तेजस सेज कि फंड मैनेजर्स जो हैं स्मॉल कैप फंड्स के लिए हाईली रैंक स्मॉल कैप स्टॉक्स को इसलिए पिक करते हैं टू अवॉइड लिक्विडिटी इश्यूज. ही ऑल्सो सेज कि ऐसे जो कंपनीज होती हैं इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहती है, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रिस्क है उस स्मॉल कैप फंड का वो कम हो जाता है. फिर हमने मिस्टर तेजस से पूछा कि डाउनसाइड कैप्चर रेशियो का स्मॉल कैप फंड्स में कितना इंपॉर्टेंस होता है. सो मिस्टर तेजस सेज कि जो डाउनसाइड कैप्चर रेशियो होता है वो हमें ये बताता है कि एक फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वर्सेस इट्स अंडरलाइंग बेंचमार्क जब मार्केट्स गिर रही होती हैं. तो अगर एक म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 100 से कम होता है, इट मीन्स कि उस फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है एट अ फॉलिंग मार्केट टाइम. हाउएवर अगर हम स्मॉल कैप फंड्स में देखें तो अगर स्मॉल कैप फंड्स का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कम है तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट्स ऊपर जाएगी तब ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा. तो इसीलिए ये एक डबल एज सोर्ड है जहाँ पे एक इन्वेस्टर को अपना रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ड्यूरिंग बुल मार्केट्स इफ द कैप्चर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ऑन द लोअर साइड. फिर हमने मिस्टर तेजस से पूछा कि सही इक्विटी फंड हमें कैसे पिक करना चाहिए. सो ही सेज कि सबसे पहले आपको एक इक्विटी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए. ही ऑल्सो सेज कि फिर आप उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखिए कि वो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करता है या वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करता है. ही ऑल्सो सेज कि इक्विटी फंड्स में आइडियली SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए एंड AUM भी देखना चाहिए विच इज असेट्स अंडर मैनेजमेंट, क्योंकि अगर एक फंड के AUM कम है तो शायद वो ज्यादा रिस्क लेगा इन स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी कंपेयर टू अ फंड जिसका AUM ज्यादा है. फिर हमने मिस्टर तेजस से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर तेजस सेज कि ऐसी कंपनीज को पिक करिए जिनकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जिनका बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है. He also says कि अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमें बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए and we should be open to new ideas to build wealth over time. So that was about in this particular episode. I hope you guys had some amazing learnings. I'm sure small cap funds के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. So thank you so much for watching. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.